Drop it. Hi friends, my name is CM Manoj Gupta and welcome to All About Taxes. Today we will discuss about section 285BA of Income Tax Act 1961, Statement of Financial Transactions. अगर आप कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड और लिस्टेड कंपनी है, या फिर कोई पर्सन हुआ सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, जिसमें इंडिविजुअल्स, फर्म्स और एचयूएफ हुआ सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो दोस्तों आप भूल तो नहीं गए। 31 मई ऑफ 2017 लास्ट डेट है फॉर्म 61 ने फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 285BA एंड रूल 114E। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, लास्ट डेट है टू फाइल फॉर्म 61 ने 31 मई 2017। सिर्फ 2 दिन बचे हैं दोस्तों, जल्दी से देख लीजिए कहीं आप पर सेक्शन 285BA एप्लीकेबल तो नहीं होता है, कहीं आपको फॉर्म 61 ने फाइल तो नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों स्टडी करते हैं हम सेक्शन 285BA है क्या और यह किस चीज़ की कंप्लायंस के रिगार्डिंग कौन सा फॉर्म फाइल करने की बात करता है। सेक्शन 285BA जो कि बात करता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। के साथ ही हम पढ़ेंगे रूल 114E प्लस सेक्शन 271FA एंड सेक्शन 271FAA। सेक्शन 285BA कुछ इस तरह की बातें करता है। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन्स, अगर ये कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनको स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग करनी होगी इनकम टैक्स के अंडर। तो मैं बात करूं तो पहले भी इनकम टैक्स में एक प्रोविजन थे जिनको AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के अंडर फाइल करना होता था। पहले भी रूल 114E के अंदर कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग होती थी। ऑलमोस्ट 7 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग होती थी। रूल 114E के अंडर पहले जो रिपोर्टिंग होती थी वो बेसिकली बैंकिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के केसेस में होती थी। मॉडिफाइड रूल्स ऑफ 114E के अंदर फर्स्ट टाइम कवर किया गया है इंडिविजुअल्स को भी, वो आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। तो सेक्शन 285BA में स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन कौन है, ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस क्या हैं और ये स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग क्या है। अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूं तो दोस्तों स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग है फॉर्म 61A। फॉर्म 61A स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग के अंडर रूल 114E कहता है कि आपको फॉर्म 61A के अंदर इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर मैं बात करूं स्पेसिफाइड पर्सन्स की तो दोस्तों सेक्शन 285B के अंदर लिस्ट दी गई है फ्रॉम A टू K
ऑलमोस्ट 13 पर्सन्स की लिस्ट दी गई है जिन पर ये सेक्शंस एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं इन 13 पर्सन्स की, हमारे केस में अगर मैं जनरल प्रैक्टिस की बात करूं तो सिर्फ 3 ही पर्सन्स कवर होते हैं जिन पर ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। बाकी सभी केसेस में जो कंप्लायंसेस है वो बेसिकली बैंकिंग कंपनीज पर, म्यूचुअल फंड्स पर, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार्स के पार्ट पर रखी गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी जनरल प्रैक्टिस के लिए तो कंपनी, इंडिविजुअल who are subject to tax audit और institutions issuing डिवेंचर और बॉन्ड्स। तो हम बात करूं तो हमारे लिए सिर्फ यही तीनों रेलिवेंट है, कंपनीज, इंडिविजुअल हुआ सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट और इंस्टीट्यूशंस इशूइंग डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी पर्सन्स हैं जिनको सेक्शन 285 बीए में कवर किया गया है। अगर मैं बात करूं तो रफली इन बेसिकली रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, पोस्टमास्टर जनरल अंडर इंडियन पोस्टल एक्ट, इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई, डिपॉजिटरी अंडर डिपॉजिटरी एक्ट, रजिस्ट्रार अथॉरिटी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। इनके अलावा प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि डिफाइन है अंडर रूल 114F। रूल 114F के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर भी सेक्शन 285 बी एप्लीकेबल होगा। तो कुछ इस तरह की लिस्ट है 285 बी के अंदर जिन पर सेक्शन 285 बी ए अट्रैक्ट होगा। आई होप आपको स्पेसिफाइड पर्सन्स क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं रेलिवेंसी की तो हमारे लिए सिर्फ कंपनीज, इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट और इंस्टीट्यूशंस इशूइंग डिवेंचर और बॉन्ड्स हमारे लिए सिर्फ यही रेलिवेंट है। बाकी अगर आप देखेंगे रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, पोस्टमास्टर जनरल है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ऑफिसर ऑफ आरबीआई हैं, डिपॉजिटरीज हैं, रजिस्ट्रार अथॉरिटी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट है, ये सभी दोस्तों जनरल प्रैक्टिस के अंदर हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये उन्हीं के पार्ट पर कंप्लायंस है, इन सबको ये सेक्शन 285 बी कंप्लाई करना होगा। इसके बाद दोस्तों करें स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस क्या क्या है, तो दोस्तों सेक्शन 285 बी के अंदर A to E 5 टाइप ऑफ कैटेगरीज दी गई हैं। इन कैटेगरीज में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। पहले परचेज, सेल या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स या प्रॉपर्टी और राइट और इंटरेस्ट इन ए प्रॉपर्टी। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों रेंडरिंग फॉर सर्विस, ट्रांजैक्शन फॉर रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस। उसके बाद ट्रांजैक्शन अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर
इनकर्ड। और लास्ट वन है टेकिंग और एक्सेप्टिंग एनी लोन और डिपॉजिट। दोस्तों अगर हम बात करूं फर्स्ट परचेज सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी और राइट और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे दोनों पार्टी जो परचेज कर रही है वो भी और जो सेल कर रही है वो भी, बोथ बायर एज वेल एज सेलर, दोनों को कवर किया गया है। उसके बाद में रेंडरिंग फॉर सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ पर भी सर्विस रेंडर कौन करेगा, बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर को कवर किया गया है। लेकिन अगर हम बात करूं अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर बोथ कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों को ही कवर किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर को भी और कॉन्ट्रैक्टी को भी, दोनों को ही कवर किया गया है। उसके बाद हम बात करूं इन्वेस्टमेंट मेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो यहाँ पर जो बेसिकली जो इन्वेस्टर है या फिर जो एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है उसको कवर किया गया है, इन्वेस्टर और एक्सपेंसेस जो इनकर्ड कर रहा है एक्सपेंडिंग पर्सन उसको कवर किया गया। टेकिंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर जो बात की गई है दोस्तों वो रिसिपिएंट के रिगार्डिंग बात की गई है। दोस्तों सेक्शन 5 के अंदर ये कैटेगरीज तो दे दी गई, लेकिन साथ ही ये कहा गया कि इन कैटेगरीज के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, उसकी वैल्यू को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 5 है, ये तो सुप्रा है। सुप्रा मीन्स इनका बहुत ही वाइड स्कोप है, इनके अंदर तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगी। लाइक अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, अगर मैं बात करूं परचेज ऑफ शेयर्स की, तो परचेज ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर कवर हो जाएगा। लाइक मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस की, तो किसमें हो जाएगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड के अंदर। लाइक अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर, तो वो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड में कवर हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही वाइड स्कोप है। इनके अंदर गवर्नमेंट कोई भी ट्रांजैक्शंस प्रिस्क्राइब कर सकती है जिनको कि आपको रिपोर्ट करना होगा। अगर मैं बात करूं रूल 114E के अंदर करीबन 13 ट्रांजैक्शंस को कवर किया गया है जो कि आपको रिपोर्ट करनी है। वो 13 ट्रांजैक्शन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे दोस्तों। तो आपको ये 5 कैटेगरीज समझ में आ गई होंगी। इन 5 कैटेगरीज के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस कवर होंगी वो सारी की सारी रिपोर्ट करनी पड़ती। अगर रूल 114E इन 13 ट्रांजैक्शंस को प्रिस्क्राइब नहीं करता तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हमें क्या करनी पड़ती, रिपोर्ट करनी पड़ती। लेकिन अब हमें क्या करना है, सिर्फ 13 ट्रांजैक्शंस को ही रिपोर्ट करना है। उसके बाद दोस्तों लेकिन साथ में ही सेक्शन 285 एक बात और कहता है कि अगर बोर्ड चाहे तो, बोर्ड कौन, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अगर बोर्ड चाहे तो जो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए डिफरेंट वैल्यूज प्रिस्क्राइब कर सकता है। सपोज कीजिए डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, मान लीजिए अगर बात आती है एक्सपेंसेस की, तो इन दैट केस क्रेडिट कार्ड के लिए लिमिट रखी गई है 1 लाख रुपए की सिंगल शॉर्ट पेमेंट के लिए और 10 लाख रुपए एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो फॉर परचेज ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिमिट रखी गई 30 लाख रुपीज। तो दोस्तों अगर बोर्ड चाहे तो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए डिफरेंट वैल्यू प्रिस्क्राइब कर सकता है। और उसके बाद बात आती है स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग की। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग के लिए रूल 114E कहता है कि आपको क्या फाइल करना है, फॉर्म 61A फाइल करना है। और हाँ, बोर्ड ने ये तो कहा कि डिफरेंट वैल्यूज प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं अगर इन फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट की बात होगी तो 50,000 से कम की वैल्यू नहीं रहेगी किसी भी केस में। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर सो प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज। अगर एग्रीगेट की बात आती है तो इन ए फाइनेंशियल ईयर ये जो वैल्यू है किसी भी केस में 50,000 रुपए से कम नहीं रखी जाएगी। फिर दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं, सपोज कीजिए मिस्टर ए के केस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फाइल होती है, ये अपनी एसएफटी फाइल कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।
लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इन्होंने जो SFT फाइल की है, जो फॉर्म 61A फाइल किया है, वो डिफेक्टिव है या इनकरेक्ट है। तो ये इनको इंटीमेट करेंगे कि आप करेक्ट पर्टिकुलर्स फाइल कीजिए या फिर इस डिफेक्ट को खत्म कीजिए, इसको रेक्टिफाई कीजिए। तो विद इन 30 डेज आपको ये रेक्टिफाई करनी होगी। अगर आपको खुद ही पता चल जाता है कि इसमें कोई डिफेक्ट है, तो आप भी एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट चाहे तो आपको अलाउ कर सकता है रेक्टिफाई करने के लिए। तो अगर आपने 30 दिन के अंदर या फिर आपको कोई फर्दर पीरियड अलाउड किया जाता है, उसके अंदर आपने रेक्टिफिकेशन नहीं की, तो यह मान लिया जाएगा कि आपने जो फॉर्म 61A फाइल किया है वो इनवैलिड है, और आपके ऊपर प्रोविजंस ऐसे अप्लाई होंगे जैसे आपने फाइल किया ही नहीं फॉर्म 16A। आपने फॉर्म 16A फाइल किया ही नहीं, इसका मतलब आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। उसके अलावा दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटीज है, लाइक मिस्टर ए को SFT फाइल करने के लिए रिक्वायरमेंट थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, फॉर्म 61A इनको फाइल करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो जो इनकम कमेटी है वो इनको नोटिस भेज सकती है कि आप अपना फॉर्म 61A फाइल कीजिए, और अगर ये फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो इनको क्या बियर करनी पड़ेगी, पेनल्टी। मान इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इनको नोटिस भेजा और मिस्टर ए ने फॉर्म 61A फाइल तो कर दिया, लेकिन इनएक्यूरेट, गलत, तो इन एक पर्टिकुलर फाइल करने की इनको पेनल्टी लग सकती है 271F AA के अंदर। और इनकेस ये अगर नहीं फाइल करते हैं या डिफेक्टिव को ठीक नहीं करते हैं तो इनको पेनल्टी लगेगी 271FA के अंदर। तो दोस्तों चलिए रीडिंग लेते हैं अब सेक्शन 285BA की। अब शायद आपको समझ आ जाएगा सेक्शन 285BA क्या कहना चाहता है। (285BA) obligation to furnish statement of financial transaction or reportable accounts. Any person कौन? From A to K. NSSC. The prescribed person in the case of an office of government or a local authority or other public body or association, the registrar or sub-registrar appointed under Section 6 of Registration Act, the registering authority empowered to register motor vehicle under Chapter 4th of the Motor Vehicle Act, the Postmaster General as referred into Clause J of Section 2 of the Indian Post Office Act 1898, the collector, the recognized stock exchanges, an officer of the Reserve Bank of India, a depository referred to in Clause E of Subsection 1 of Section 2 of the Depository Act 1996, or a prescribed reporting financial institutions. दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको
रूल 114F के अंदर पढ़ना होगा कि कौन कौन से रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद दोस्तों ये 13 पर्सन्स की लिस्ट है फ्रॉम ए टू के जिन पर कि सेक्शन 285 एप्लीकेबल होगा। Responsible for registering or maintaining books of accounts or other documents containing a record of any specified financial transaction। दोस्तों अब ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है देखेंगे हम अभी। तो दोस्तों ए टू के अंदर जो लिस्ट है उसमें से कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग और मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, जो कि क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कंटेन है, कंटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ एनी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या है, एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। और एनी रिपोर्टेबल अकाउंट, दोस्तों रिपोर्टेबल अकाउंट के लिए भी आपको पढ़ना होगा रूल 114F को, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। हालांकि दोस्तों हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको वही कवर कराना चाह रहा हूँ जो हमारे लिए रेलिवेंट है। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स shall furnish a statement in respect of such specified financial transaction। इन specified financial transactions के रिगार्डिंग क्या फाइल करेंगे, एक स्टेटमेंट। और सच रिपोर्टेबल अकाउंट विच इज रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड और मेंटेन्ड बाय हिम एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू which is relevant and required for the purpose of this act to the income tax authority। किसको रिपोर्ट करेंगे, to the income tax authority। और such other authority और एजेंसी as may be prescribed। अगर बोर्ड चाहे तो किसी अदर अथॉरिटी और एजेंसी को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है। तो दोस्तों इसके लिए सबसेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस मींस एनी ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी और राइट और इंटरेस्ट इन ए प्रॉपर्टी। Transaction for rendering any service, transaction under a works contract, transaction by way of an investment made or an expenditure incurred, transaction for taking or accepting any loan or deposit। दोस्तों अगर मैं बात करूँ परचेज और सेल की, तो यहाँ पे हमने जो बात की थी इसमें बहुत बायर और सब सेलर दोनों कवर हो जाएंगे। फॉर रेंडरिंग एनी सर्विस, सर्विस के अंदर भी हम सर्विस प्रोवाइडर कवर हो जाएगा क्योंकि रेंडर तो वही करेगा। ट्रांजैक्शन अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टी नहीं लिखा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा। ट्रांजैक्शन बाय वे ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली इन्वेस्टर और जो बंदा एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है और पर्सन वो इज इनकर्ड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस इनका कर रहा है। उसके अलावा पर्सन फॉर टेकिंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट, जो लोन और डिपॉजिट ले रहा है, विच में बी प्रिस्क्राइब्ड प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में प्रिस्क्राइब्ड डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट पर्सन्स हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि ए टू के अंदर जो 13 पर्सन है उन सभी पर सभी ट्रांजेक्शन्स एप्लीकेबल होंगी, नहीं। बोर्ड चाहे तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन को नोटिफाई कर सकता है और डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट वैल्यूज को नोटिफाई कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वैल्यू और एज द केस में बी द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर सो प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी लेस देन 50,000। अगर किसी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग अगर डिफरेंट वैल्यूज प्रिस्क्राइब की जाती है तो कोई भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू अगर एग्रीगेट बात करें हम पूरे साल भर की तो 50,000 रुपये से कम की नोटिफाई नहीं की जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात कर रहा है सेक्शन वेयर द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटीज कंसिडर दैट द स्टेटमेंट फर्निश्ड अंडर सब सेक्शन 1 इज डिफेक्टिव। अगर आपने स्टेटमेंट तो फाइल कर दी लेकिन वो क्या है, डिफेक्टिव है, ही मे इंटीमेट द डिफेक्ट टू द पर्सन। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेंगी, इंटीमेट कर देंगे उस पर्सन को डिफेक्ट वो हैज फर्निश्ड सच स्टेटमेंट एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, वो रेक्टिफाई करना है फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन और विद इन सच फर्दर पीरियड विच ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ।
और विद इन सच फर्दर पीरियड ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ। अगर जो पर्सन स्टेटमेंट फाइल कर रहा है उसको लगता है कि उसने कोई गलती कर दिया तो वो भी एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और इनकम टैक्स अथॉरिटी उसे एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है रेक्टिफाई करने के लिए। द सेड इनकम टैक्स अथॉरिटी इन हिज डिस्क्रिप्शन, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन किसके पास है? अथॉरिटी के पास। अलाउ कर सकती है। इफ द डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन द सेड पीरियड कौन सा? 30 डेज वाला। सेड पीरियड के अंदर उन्होंने रिटर्न को, इसको स्टेटमेंट को रेक्टिफाई नहीं किया और एज द केस में भी द फर्दर पीरियड सो अलाउड, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहे तो फर्दर पीरियड भी अलाउ कर सकती है और उस पीरियड के अंदर भी रेक्टिफाई नहीं किया, देन नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सच स्टेटमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एन इनवैलिड स्टेटमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई एज इफ सच पर्सन हैड फेल्ड टू फर्निश द स्टेटमेंट। यह माना जाएगा कि उसने स्टेटमेंट फाइल ही नहीं की, और उस पर जो प्रोविजन अप्लाई होंगे वो उस तरीके से होंगे कि उसने, उसकी रिक्वायरमेंट थी लेकिन उसने फाइल नहीं की। A person who is required to furnish a statement under subsection 1 has not furnished the same within a specified time, the prescribed income tax authority may serve upon such person a notice, एक नोटिस दे सकती है इनकम टैक्स अथॉरिटी रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश सच स्टेटमेंट, कि आप अपनी स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस, and he shall furnish the statement within the time specified in the notice. उसके बाद सबसे if any person having furnished a statement, जिसने एक स्टेटमेंट फाइल किया अंडर सबसेक्शन 1 और इन प्रेजेंस ऑफ ए नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 5, जो हमने अभी देखा था कि अगर वो स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो डिपार्टमेंट उसको एक नोटिस भेजेगा और उसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। इन दोनों ही केसेस में अगर कम्स टू नो, अगर उसको पता चलता है और डिस्कवर्स एनी इनएक्यूरेसी, जिस पर्सन ने फाइल की स्टेटमेंट उसको पता चलता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत फाइल हो गई है इन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट, ही शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज, 10 दिन के अंदर उसको क्या करना होगा? इन्फॉर्म द इनकम टैक्स अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी और एजेंसी द इनएक्यूरेसी इन सच स्टेटमेंट एंड फर्निश द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस 10 दिन के अंदर उसे क्या करना होगा? इन इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स को करेक्ट फाइल करना होगा। सेक्शन 7 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए जो रूल बनाया गया उनके अंदर स्पेसिफाई कर सकती है कि द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 टू बी रजिस्टर्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो ए से लेकर के तक की जो लिस्ट है उसके अंदर जितने भी पर्सन हैं वो प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास रजिस्टर होंगे। द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सबसेक्शन 3 के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दी गई है उनकी जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द मैनर इन विच सच इंफॉर्मेशन शैल बी मेंटेन्ड बाय द पर्सन रेफर टू इन क्लास ए, जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बताएंगे और मैनर बताएंगे वो कैसे मेंटेन करनी है वो इंफॉर्मेशन। द ड्यू डिलिजेंस टू बी कैरिड आउट बाय द पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी रिपोर्टेबल अकाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, और साथ ही कहा गया है कि ड्यू डिलिजेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको इग्नोरेंस नहीं करनी होगी, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी अगर ऐसी ट्रांजैक्शन है जो रिपोर्टेबल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन सबसेक्शन 1। होप दोस्तों आपको सेक्शन 285B से ये क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या फाइल करना है। तो दोस्तों आपको स्पेसिफाइड पर्सन्स भी क्लियर है, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस भी क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग की, जो कि बात करता है रूल 114E के अंदर। रूल 114E, furnishing of statement of financial transaction. The statement of financial transaction required to be furnished under subsection 1 of section 285BA of the Act shall be furnished in respect of a financial year in form 61A and shall be verified in the manner indicated therein। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि फॉर्म 61A आपको फाइल करना होगा फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्टेबल अकाउंट्स। The statement referred to in Rule 1 shall be furnished by every person mentioned in the column number 3. Column number 3 ये है दोस्तों, of the table below in respect of all the transaction of the nature and value specified in corresponding entry in column number 2. किसके लिए? all the transaction of the nature and value specified in the corresponding entry in column number 2.
of the said table in accordance with the provision of sub rule 3 which are registered or recorded by him on or after 1st day of April 2016. 1 अप्रैल 2016 के बाद हमने जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स की हैं तो उसके लिए हमें क्या होगा, फॉर्म 61 में फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म 1/4/16 टू 31/3/17। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है और किस किस पर्सन पे रिपोर्ट करनी है। अगर मैं बात करूँ पेमेंट मेड इन कैश फॉर पर्पस ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पेइंग ऑर्डर और बैंक चेक ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज़ और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर 10 लाख रुपये या 10 लाख रुपये से ज़्यादा का आपने कोई पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक कैश में डिपॉजिट करा के बनवाया है तो इन दैट केस एक बैंकिंग कंपनी को क्या करना होगा, वो रिपोर्ट करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। पेमेंट मेड इन कैश एग्रीगेटिंग टू ₹10 lakh और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए गए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए कैश डिपॉजिट कराया है 10 और 10 लाख रुपये से ज़्यादा, इन दैट केस क्या होगा, ए बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज। इनको क्या करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स एग्रीगेटिंग टू ₹50 lakh और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर इन और फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट। अगर एक करंट अकाउंट में 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा ये कैश डिपॉजिट और विड्रॉल हुई, इन दैट केस बैंकिंग कंपनी को क्या करना होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉर्म 61 में फाइल करना होगा। कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू ₹10 lakh और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट्स अदर देन ए करंट अकाउंट। अगर दोस्तों मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे बात हो रही है सेविंग बैंक्स की। करंट बैंक्स के लिए क्या था 50 लाख और सेविंग बैंक्स के लिए क्या है 10 लाख रुपीज़ की अमाउंट रखी गई है, जिस केस में क्या होगा कि बैंकिंग कंपनी को फॉर्म 61 में फाइल करना होगा और एक पोस्ट मास्टर जनरल, क्योंकि क्या होता है हमारे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी सेविंग अकाउंट्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है पोस्ट मास्टर जनरल को भी उन अकाउंट्स के लिए फॉर्म 61 में फाइल करना होगा। वन और मोर टाइम डिपॉजिट, अगर टाइम डिपॉजिट की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट्स को कवर किया गया है, एफडीज को, अदर देन ए टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर डिपॉजिट ऑफ ए पर्सन एग्रीगेटिंग टू ₹10 lakh और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की एफडी हुई है तो इन दैट केस क्या होगा, एक बैंकिंग कंपनी को और एक पोस्ट ऑफिस जनरल को फॉर्म 61 में फाइल करना होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अदर देन ए टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट। दोस्तों अगर आपकी कोई एफडी रिन्यू हुई है, पहले से चल रही थी और वो रिन्यू हुई है, तो इस केस को यहाँ पे कवर नहीं किया गया, इस केस में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। एफडीज के केस में निधि कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया है और नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज को भी कवर किया गया है। एनबीएफसीज और निधि कंपनी के केस में भी एफडीज मेंटेन होती है, तो इसलिए यहाँ पे इनको भी कवर किया गया और इनको भी क्या होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को फॉर्म 61 में फाइल करना होगा। उसके बाद बात आती है पेमेंट्स मेड बाय एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट 1 lakh और मोर इन ए कैश और 10 लाख रुपीज़ और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। कैसे, बाय एनी अदर मोड अगेंस्ट बिल रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर क्रेडिट कार्ड। अगर क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट की है या फिर पूरे साल भर में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की पेमेंट की है, तो इन दैट केस एक बैंकिंग कंपनी को क्या करना होगा, फॉर्म 61 में फाइल करना होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट टू ₹10 lakh और मोर, रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी। अगर एक कंपनी बॉन्ड और डिबेंचर इशू करती है और एक बंदे से 10 या 10 लाख से ज़्यादा रिसीव करती है, तो इन दैट केस एक कंपनी को और इंस्टीट्यूशन को इशूइंग बॉन्ड और डिबेंचर, इनको क्या करना होगा, ITA को फाइल करना होगा फॉर्म 61A। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ हमारे लिए पहला रेलिवेंट है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करते हैं, इन दैट केस अगर वो एक बंदे से, एक पर्सन से 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट रिसीव करते हैं तो उनको क्या करना होगा, फॉर्म 61 में फाइल करना होगा, कहाँ, इनकम टैक्स अथॉरिटी को। उसके बाद आती है रिपोर्ट रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट टू ₹10 lakh और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। अगर एक कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है और कोई बंदा, कोई पर्सन उससे 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा के शेयर रिसीव कर रहा है, तो इन दैट इज क्या होगा, ITA को 61 में फाइल करना होगा और उसमें रिपोर्ट करना होगा
उसके बाद दोस्तों हमारे लिए ये भी रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अगर अमाउंट रिसीव करती है किसी एक पर्सन से, तो उसको क्या होगा 61A फाइल करना होगा। उसके बाद बायबैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी बंदे से अगर बायबैक करती है शेयर्स फॉर एन अमाउंट और वैल्यू एग्रीगेटिंग टू ₹10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जो लिस्टेड कंपनी है उन्हीं के केस में यह एप्लीकेबल होगा। और लिस्टेड कंपनीज को क्या करना होगा, जब वो शेयर्स अगर बायबैक करती हैं तो 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज़्यादा की जो शेयर्स बायबैक करेगी एक पर्सन से, उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी इनकम टैक्स अथॉरिटी को फॉर्म 61A के अंदर। तो दोस्तों हमारे लिए ये भी रेलिवेंट रहेगा। हमारी जनरल प्रैक्टिस के अंदर हम लिस्टेड कंपनीज की जो शेयर्स इशू देखते हैं, काम करते हैं, तो इन दैट केस उनको क्या होगा फॉर्म 61A फाइल करना होगा रिगार्डिंग इशूइंग ऑफ शेयर्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट टू ₹10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर, ₹10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर एक्वायरिंग यूनिट्स ऑफ वन और मोर स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड्स। अगर म्यूचुअल फंड में 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर वो म्यूचुअल फंड्स की रिसिप्ट करते हैं तो इन दैट केस क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स को क्या करना होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉर्म 61A फाइल करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंप्लाइंस रखी गई है वो म्यूचुअल फंड्स पर रखी गई है, ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड्स पर रखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करूँ रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी टू फॉरेन एक्सचेंज कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉरेन करेंसीज की बात की गई है। अगर फॉरेन करेंसीज के अंदर हम एन अमाउंट एग्रीगेट टू ₹10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर अगर हम रिसिप्ट करते हैं एनी पर्सन से, तो इन दैट केस क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसको क्या होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी का फॉर्म 61A फाइल करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कंप्लाइंस रखी गई है वो रखी गई है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ऊपर। तो दोस्तों ये भी हमारे जनरल प्रैक्टिस के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद परचेज और सेल बाय एनी पर्सन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹30 लाख और मोर वैल्यूड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन 50C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों अगर 30 लाख या 30 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो इन दैट केस इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो इंस्पेक्टर जनरल को क्या करना होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉर्म 61A फाइल करना होगा। तो दोस्तों हमारे लिए ये भी रेलिवेंट नहीं है अगर मैं जनरल प्रैक्टिस की बात करूं। उसके बाद आता है रिसिप्ट ऑफ सच कैश पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹2 लाख और मोर फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप गुड्स और सर्विसेज की सेल करते हैं और आप किसी बंदे से 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा क्या करते हैं कैश रिसीव करते हैं, तो इन दैट केस आपको फॉर्म 61A फाइल करना होगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। लेकिन दोस्तों इसमें कवर कौन कौन होगा, एनी पर्सन हु इज लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द एक्ट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम कवर कर लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों एनी पर्सन, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो इंडिविजुअल्स है, जो सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB उन पर ये अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो कैश रिसिप्ट करते हैं 2 लाख और 2 लाख से ज़्यादा, तो उनको क्या करना होगा, फॉर्म 61A फाइल करना होगा इनकम टैक्स, उनको फॉर्म 61 इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। करेंसी जो 500 रुपीज़ के नोट को बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इन दैट केस इस पीरियड के बीच में अगर 12,50,000 12,50,000 रुपये से ज़्यादा करंट अकाउंट्स में जमा हुए हैं किसी एक बंदे के, या फिर 2,50,000 एग्रीगेट और मोर इन वन और मोर अकाउंट्स अदर देन करंट अकाउंट, और अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूँ उसमें 2.5 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा हुए हैं, 2,50,000 रुपये से ज़्यादा जमा हुए हैं, और करंट अकाउंट के अंदर 12,50,000 रुपये से ज़्यादा जमा होते हैं, इन दैट केस एक बैंकिंग कंपनी को, एक पोस्ट मास्टर जनरल को FTA फाइल कर SFT फॉर्म 61A फाइल करना होगा। उसके बाद दोस्तों कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2016 टू 19 नवंबर। तो दोस्तों ये वो पीरियड है जो 1 अप्रैल 2016 से 9 नवंबर 2016, जहाँ पर कैश, जहाँ पर आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस पीरियड के अंदर, ये वो पीरियड है जो उससे डिमोनेटाइजेशन से पहले का पीरियड है, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 9 नवंबर 2016। इसके लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स दैट आर रिपोर्टेबल अंडर सीरियल नंबर 2। तो दोस्तों ये सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को कवर करेगा जो रिपोर्टेबल अंडर सीरियल नंबर 12। जो सीरियल नंबर 12 के अंदर ये जो अकाउंट्स रिपोर्टेबल अगर है, तो इन दैट केस इनको फॉर्म सीरियल नंबर 13 के अंदर 1 अप्रैल 2016 से लेकर 9 नवंबर 2016 तक की भी रिपोर्टिंग करनी होगी बाय बैंकिंग कंपनी ऑफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो दोस्तों आपने देखा 1 से लेकर 13 तक हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स कवर हो गई हैं।
तो 2 से लेकर 13 तक सारे ट्रांजेक्शन हमने कवर कर लिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे लिए सिर्फ 3 ही केस इम्पोर्टेंट है। इन केस ऑफ ए कंपनी, अगर वो शेयर्स इशू कर रही है या फिर डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो इन दैट केस अगर वो 10 लाख रुपीज़ या 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा रिसीव करती है एक बंदे से, तो उनको फॉर्म 61 में फाइल करना होगा। उसके बाद मैं बात करूँ इंस्टीट्यूशंस, अगर वो डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर भी बॉन्ड कवर होंगे, और 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा एक बंदे से रिसीव करते हैं, तो वहाँ पर फॉर्म 61 में फाइल होगा। इसके अलावा कंपनीज के केस में, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज के केस में क्या होगा, बाईबैक्स को भी कवर किया गया है। इन केस ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर, अगर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा आप रिसीव करते हैं, तो इन दैट केस उसकी भी रिपोर्टिंग रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पर्सन सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, इनको भी दोस्तों कवर किया गया है। कैश सेल ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर 2 लाख और मोर, 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश रिसीव करते हैं रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन दैट केस आपकी रिपोर्टिंग रहेंगी। तो दोस्तों आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 285 BA